सर नमस्कार। कहाँ हो? क्या मैंने आपको अब से पहले भी इन्फॉर्म करा था। यू जो हो यू मुझे जो ग्रुप में टैग कर रहे हैं, यू क्या मामला? दो तीन ना आठ। नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। बच्चों, उत्तर वैदिक काल जिसकी आज हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे सारी चीजों को लेकर। मैंने आपको वैदिक काल बहुत अच्छे से शानदार तरीके से सारी चीजें डिटेल में कराई हैं, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पर कराऊं, जितने भी फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ कराऊं, तो उनको आप लोग पढ़ते हुए चलिए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, जब तक आप स्वयं नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको वो चीजें ही समझ नहीं आएंगी, है ना। हम लोग यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे भैया यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की। देखिए, उत्तर वैदिक काल जब भी मैं चर्चा करूंगा, यहां हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। जब मैंने आप लोगों को कल बताया था वैदिक सभ्यता में, मैंने तब भी आप लोगों को यह बताया था कि भैया हम वैदिक काल को दो क्लासेस में बांटकर पढ़ेंगे, दो पीरियड में हम इनको बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैदिक उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड हम इनको बोलेंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड। चलिए, बहुत बढ़िया कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का माना गया है, बीसी का माना गया है, इसके स्रोत क्या हैं, इसके सोर्स क्या हैं, हम लोग बात करेंगे। नहीं, मैं सोकर नहीं आया हूं एक्चुअल में। हाँ, मैं अपनी मेरी गाड़ी में सर्विसिंग पर देकर आया हूं, तो वहीं से जस्ट आ रहा हूं, और मैं आया हूं बाइक पर बैठकर उधर से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। चलिए, तो उसको छोड़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड की, कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 बीसी का माना गया है, इसका जो अध्ययन है, अध्ययन के जो महत्वपूर्ण स्रोत है, इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या क्या है, जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे, आरण्यक हो जाएंगे। अगर बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। अथर्ववेद में सभा और सहमति को प्रजापति की 2 बेटियां 2 पुत्रियां बताया गया है। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, वॉइस एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है कि इसके जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो किससे की गई है। जैसे ऋग्वैदिक काल का अध्ययन हमने ऋग्वेद से किया है, वैसे ही हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, किससे? ब्राह्मण ग्रंथ से, उपनिषद से और आरण्यक से। अब बात आती है सर, जो उपनिषद हैं, ये जो उपनिषद होंगे, ये वेद का अंतिम भाग माना गया है। वेद का अंतिम भाग इसको माना जाता है, वेद का अंतिम भाग माना जाता है कि भैया ये लास्ट पार्ट ऑफ वेद है।
कि भैया वेद का लास्ट पार्ट उपनिषद माना गया है, और अर्णक का मतलब होता है वन पुस्तक। क्या मतलब है इसका? वन पुस्तक। ऐसी पुस्तक, ऐसी बुक जिसे सन्यासियों ने जंगल में लिखा हो, ऐसी पुस्तक जिसे सन्यासियों ने कहां पर लिखा हो? सन्यासियों ने जंगल में लिखा हो, सन्यासियों द्वारा जंगल में लिखा गया हो। कहां लिखा गया हो? जंगल में लिखा गया हो। उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? अर्णक बोलते हैं। ठीक है जी, द्वारा जंगल में लिखा गया हो। कहां लिखा गया हो? जंगल में लिखा गया हो, लिखा गया हो। ठीक है, ये फैक्ट है, आप लोग इसको लिख लें। अब बात आती है भैया, यहां तक तो हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक तो हम लोग पढ़ेंगे। वॉइस कम आ रही है क्या? वॉइस तो प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल एकदम से प्रॉपर वॉइस आ रही है, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है। हम बात करेंगे कि इस संस्कृति के लोगों का जो प्रमुख केंद्र था, जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, इनका जो केंद्र हुआ है वो मध्य देश, यानी कि सेंटर, जिसका प्रसार है सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वार तक। यहां पर हम सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां पर हम सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे? चलिए हम बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इनको आराम से हम लोग पढ़ेंगे कि भैया इस संस्कृति के लोगों का प्रमुख केंद्र क्या था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो प्रमुख केंद्र था वो मध्य देश था। क्या था? आवाज तो ठीक है, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। जिनके फोन में या किसी भी डिवाइस में आवाज में प्रॉब्लम है, आप उन डिवाइस को द्वारा से ऑन ऑफ कर लीजिए ताकि वो आपकी वॉइस ठीक आ जाए। ठीक है, हाँ जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे। वॉइस तो नहीं दब रही होगी, वॉइस तो नहीं दब रही होगी। ठीक है जी, वॉइस एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि भैया उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। यहां पर हो जाएगा ब्राह्मण, यहां पर हो जाएगा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम बात कर रहे हैं कि सर उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो भी 4 भागों में बटा हुआ था, जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया हुआ है, और पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कभी कभी जो यहां से सबसे ज्यादा आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो प्रमुख केंद्र था, जैसे ऋग्वेद में था कि सप्त सैंधव क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक है, वहां पर आर्य लोग निवास करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे ये सरस्वती से लेकर गंगा नदी के द्वार तक निवास करते थे। चलिए लिख लेंगे आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, इससे सारी चीजें आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, कोई समस्या यहां नहीं होगी। ठीक है, इसको आप लोग लिखें, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, मैं द्वारा यहां पर बता देता हूं, आप लोग हाँ जी टेंशन मत लीजिए। है दिक्कत कुछ? चलिए वॉइस प्रॉब्लम सही करिए भैया, वॉइस प्रॉब्लम तो यार एकदम ठीक है। मैं माइक भी द्वारा से लगा लिया हूं, माइक भी द्वारा से मैंने लगा लिया, कोई समस्या इसमें है नहीं। चलिए हाँ जी अभी प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज, अभी प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों तक? चलिए यहां तक आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। हालांकि आप लोगों को मैं सारी चीजें बता ही चुका हूं कि आप लोगों के लिए बेनिफिट है, इससे ही आप लोग पढ़ें, लेकिन एक बच्चा फिर भी कह रहा है कि इससे अच्छा तो कुछ भी होगा। पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि हमें कुछ भी पढ़ना है, पढ़ने से मतलब है।
तो इसको आप पढ़िए। आगे बात करते हैं कि भैया उत्तर वैदिक काल में 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे एही, अगाही, आद्रव और अधाव। एही का मतलब है कि सम्मानित लोगों के लिए, सम्मानित लोगों का मतलब है ब्राह्मण, कि ब्राह्मणों के लिए एही शब्द का प्रयोग किया जाता था। एही का मतलब है आइए, एही का मतलब क्या है, आइए। क्षत्रियों के लिए आग ही मतलब आओ, क्षत्रियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है आग ही, जिसका मतलब है आओ। और वैश्यों के लिए एक शब्द यूज किया गया है आद्रव, जल्दी आओ। वैश्य के लिए एक शब्द यूज किया गया है आद्रव, मतलब आओ, जल्दी आओ। और शूद्र के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है अधाव, दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, आइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइए। ठीक है जी, आइए, आइए। इसका मतलब है आओ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आओ। क्षत्रियों के लिए क्या है, आओ। आद्रव का मतलब क्या है, जल्दी आओ। क्या है इसका मतलब, जल्दी आओ। ठीक है, जल्दी आओ। और इसका मतलब क्या है, दौड़ कर आओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दौड़ कर आओ। ठीक है जी, क्या करो, दौड़ कर आओ। ठीक है, यहां तक आप लोग पढ़ेंगे, दौड़ कर आओ। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपकी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को ही द्विज कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन रही है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन रही है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, जरूर इसको यहाँ पर नोट डाउन करिएगा भैया। इसका हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर लिखें कि सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्विज किसे कहा गया है। जो द्विज है, द्विज किसे किसे कहा जाता है, तो द्विज कहा जाता है ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी के काफी सारे एग्जामों में ये पूछा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। कि भैया द्विज शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों से मिलकर द्विज बना है। आगे बात होगी कि शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याएं, विदुषी कन्याओं का मतलब है विद्वान महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, विद्वान यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा पढ़ी लिखी महिलाएं। कि भैया ये बताएं उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया। जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था वहां अपाला, घोषा, विश्वरा जैसी विदुषी कन्याओं का जिक्र किया था। और यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मित्री, देववती और काशकृतसनी। काशकृतसनी ये वो पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं हैं जिनका वर्णन उत्तर वैदिक काल में किया गया है। किसमें किया गया है, उत्तर वैदिक काल में किया गया है। तो आप कहेंगे कि सर एक बच्चा पूछा है द्विज किसे, द्विज क्या है। द्विज मतलब एक समूह है, एक ग्रुप है जिसमें तीन लोगों को शामिल किया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन तीनों को शामिल कर लिया। क्या कर लिया जी, इन तीनों को शामिल कर लिया है। यहां तक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग भैया, उम्मीद है आप लोग यहां तक पढ़ेंगे। आई होप आप सारी चीजों को यहां तक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का वर्णन था। और गोत्र जो है ये ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है। किसमें, ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है कि गोत्र जो है, हालांकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, जबकि गोत्र जो है ऋग्वेद में बताया गया है। किसमें, ऋग्वेद में। और गोत्र का मतलब क्या है, गोत्र का मतलब होता है कि पूरे समुदाय का एक ही गोत्र, पूरे समुदाय का एक ही गोत्र। ठीक है जी, क्या, पूरे समुदाय का एक ही गोत्र। जैसे मैं गुर्जर जाति से आता हूं,
मेरा गोत्र पोसवाल है, मेरी जाति गुर्जर है, मेरा धर्म सनातन है। मेरा धर्म क्या है? सनातन है। मेरा गोत्र क्या, मेरी जाति क्या है? गुर्जर है। मेरा गोत्र क्या है? पोसवाल है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। चलिए, हाँ जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। एक बच्चा है अनुज, उसको फर्स्ट डे से प्रॉब्लम यह है कि लिख लिख कर पढ़ाओ, लिख लिख कर पढ़ाओ, है ना। तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कम समय है, हमें जो है ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को मॉडिफाई करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टीचर के पास एक बाल जीवन घुट्टी है, वो आपको देगा, घोलेगा और पिला देगा, है ना, पिला देगा, ठीक है। तो ये गार्गी एक ऐसी महिला है, गंधर्व ऐसी महिला है, गीता ऐसी महिला है, मैत्री ऐसी महिला है, वेदवती ऐसी महिला है, कास्त्रनी ऐसी महिला है, जो क्या करते हैं बेटा, जो विद्वान है, जो पढ़ी लिखी हैं, जो विद्वान है, जो पढ़ी लिखी है। इन्होंने सन्यासियों को भी चैलेंज किया हुआ है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो उस समय जो पढ़े लिखे ऋषि मुनि थे, उनको भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने भी इन्हें चैलेंज किया हुआ। गार्गी बेटा एक महिला का नाम था, जो विदुषी महिला थी, जो विद्वान थी, जो पढ़ी लिखी महिला थी। चलिए, समझ गए आप लोग मेरी बात। मैंने गोत्र के बारे में भी बता दिया कि गोत्र प्रथा जो है, गोत्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है, जबकि गोत्र व्यवस्था का वर्णन उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। क्या यहां तक आप लोग पढ़ेंगे? हाँ जी, स्टेनो के बगैर लिए भी सफिशियंट है, स्टेनो के लिए भी सफिशियंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ गए? हाँ जी, चलिए। आप पता नहीं क्यों अपने आप को ये दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी ही क्लास में, एक दो स्टूडेंट हैं जो मेरी ही क्लास में शायद ऐसी समस्या उन्हें होती है, बाकी किसी क्लास में वो नहीं बोलेंगे। उन्हें पता है ना, कि उन्हें पता है कि उनको क्या किया जाएगा, उनको डांटा जाएगा या उनको समझाया जाएगा। मेरी क्लास में आके क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं, मैं आराम से पढ़ाता हूं, आराम से पढ़ाता हूं, ठीक है। देखो अरमान कह रहे सर पीडीएफ से बहुत फायदा होता है। पहले मैं सोचता था कि पीडीएफ सही है, सही भी है, लेकिन पीडीएफ बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक आप पढ़ लें। देखिए, गोत्र शब्द का अर्थ क्या है कि वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन का एक साथ रखा जाता हो। जैसे मेरे दादा गोत्र पोसवाल, मेरे पापा गोत्र पोसवाल, मेरा गोत्र पोसवाल, मेरे बेटे का गोत्र पोसवाल, उसी प्रकार से एक पूरे कुल का गोत्र पोसवाल है मेरे। ऐसे ही आप लोगों में होगा। आप लोग कोई भैया मिश्रा है तो सभी मिश्रा होंगे, कोई तिवारी है तो उसके घर में सभी तिवारी होंगे। ऐसे थोड़ी होगा किसी घर में तिवारी होगा, किसी कोई मिश्रा हुआ, कोई त्रिपाठक हुआ, कोई तिवारी, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, समझ गए? क्लियर ये सारी चीजें। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं। अब बात आ जाती है मेरे लाडलो यहां पर कि आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान था। जो आर्य थे, जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे, इन्हें चावलों की जानकारी थी, इन्हें नमक की जानकारी थी, इन्हें मछली की जानकारी थी, इन्हें हाथी की जानकारी थी, इन्हें बाघ की जानकारी थी। क्या थी? इन्हें बाघ की जानकारी थी। हाँ जी, बिल्कुल प्रशांत जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि शायद हो सकता है उनके पास कोई बाल जीवन घुट्टी होगी, वो घोल कर पिला देंगे और इन्हें याद हो जाएगा। गोधन का मतलब होता है पूरा परिवार या कुल, परिवार या कुल, पूरा कुल या पूरा परिवार एक साथ रखा जाता है। परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है जी।
यहां तक आप लोग पढ़ेंगे कि इस काल में आर्यों को चावलों की जानकारी थी, नमक की जानकारी थी, मछली की जानकारी थी, हाथी की जानकारी थी, बाघ की जानकारी थी। ठीक है, अब बात आती है मनुस्मृति की, कि मनुस्मृति ऋषि मनु के द्वारा लिखी गई है। मनुस्मृति के जो लेखक हैं वो ऋषि मनु है। मनु ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया। बड़ा मजा आने वाला है विवाहों में। विवाहों में हम बड़ा मजा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि विवाहों की बात क्या है। हम लोग यहां पर बात करेंगे भैया 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है और इन विवाहों में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भैया कौन कौन से विवाह थे। पहले इसको लिख लीजिए। ऐसे पूछेगा कि इस काल में आर्यों को कौन कौन से फसलों की जानकारी थी, किस किस का ज्ञान था। तो आर्यों को चावल की जानकारी थी, नमक की जानकारी थी, मछली की जानकारी थी, हाथी की जानकारी थी। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेते हैं, इनको लिख लीजिए। 3 लाइन है, 3 लाइन लिखने में बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, जैनुल अख्तर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरमान जी क्लास तो मेरी 50-55 मिनट की ही होती है, 50-55 मिनट तक क्लास चलती है भाई। आर्य जो थे, आर्य वैदिक सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग हैं। आर्य कौन? आर्यों का मतलब अगर हम बात करते हैं महाभारत की, बात करते हैं रामायण की, तो इनमें आर्यों को क्षत्रिय कहा गया है कि ये क्षत्रिय थे, ये लड़ाकू थे, क्षत्रिय थे। हाँ मैं आ रहा हूं सुनील जी, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आपसे मिलेंगे वहां पर। ठीक है, हाँ मुस्कान ठाकुर, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही बात है। चलिए लिख लीजिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे हम बात करते हैं विवाह के प्रकार, जिन्हें गृह सूत्र के अनुसार कहा गया है कि 8 प्रकार के विवाह थे। एक था ब्रह्म विवाह, एक क्या था? एक था ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह करना, यानी कि विद अ मैन ऑफ द सेम कास्ट इंक्लूडिंग डॉवरी। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि सेम जाति में ही विवाह करना और साथ में दहेज भी देना। दहेज का मतलब है कि ऋग्वेद में तो हमने पढ़ा था बहतु शब्द, यानी कि कन्या को दिया जाने वाला गिफ्ट। उत्तर वैदिक काल में हम दहेज का भी वर्णन करेंगे, ठीक है, दहेज। ठीक है, दहेज का हम वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? दहेज का। उत्तर वैदिक काल में दहेज का वर्णन मिलता है कि भैया जैसे कि मैं गूजर हूं तो मैं गूजर से ही शादी करूंगा और मुझे दहेज भी मिलेगा। ये हो जाएगा ब्रह्म विवाह और इसे प्रशंसनीय विवाह कहा गया है, इसे प्रशंसनीय विवाह कहा गया है। आगे बात करते हैं देव विवाह। देव विवाह का मतलब है कि जो यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ जो पंडित होते थे, जो पंडित कथा करने आते थे, तो उन पंडितों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया जाता था कि आप हमारे यहाँ पर कथा कर दीजिए, हवन कर दीजिए, देवी अनुष्ठान कर दीजिए, हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर देंगे। इन्हें भी प्रशंसनीय विवाह कहा गया। भाई अच्छे विवाह हैं, इन्हें अच्छे विवाह की श्रेणी में रखा गया है। क्या रखा गया है? अच्छे विवाह की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब क्या है? आर्ष विवाह का मतलब है कि कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। आर्ष विवाह का मतलब है कि यदि मैं किसी कन्या से विवाह करना चाहता हूं तो मुझे उस कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी बैल देने पड़ेंगे। मतलब गाय और बैल देने पड़ेंगे, एक गाय और एक बैल जो कि जोड़ी बनाकर मुझे देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं शादी करना चाहूं किसी कन्या से तो मुझे उस कन्या के पिता को एक बैल और एक गाय देनी पड़ेगी। ये हो जाता था
ये हो जाता था भैया। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात कर रहे हैं यहां पर आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब है कि कन्या के पिता को वर, वर मतलब होता है दूल्हा, वर मतलब होता है दूल्हा, ठीक है जी। वर मतलब क्या होता है? दूल्हा। यानी कि द ब्राइड्स फादर हैड टू गिव अ पेयर ऑफ काउ एंड बुल्स टू द ग्रूम साइड, यानी कि दूल्हे की तरफ से कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल देना पड़ता था। ये हो जाता था आर्ष विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह हमने पढ़ लिया, दहेज के साथ अपनी जाति में ही विवाह करना। देव विवाह का मतलब हो जाता यज्ञ करता, यानी कि पंडित के साथ विद द प्राइस्ट परफॉर्मिंग द यज्ञ, जो यज्ञ करने आ रहा है उसी के साथ भैया अपनी बेटी का विवाह कर देना। आर्ष का मतलब है गाय, कन्या के पिता को गाय देकर उसकी पुत्री से विवाह कर लेना, ठीक है। इनको भी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी मयंक कुमार, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो भैया एक एग्जाम्पल मात्र बता रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहां तक लिख लिया हो तो थम जरूर कर देना। यहां तक लिख लिया अखिलेश पाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे ही बात करेंगे। अब तो नहीं होता, अब ये सब नहीं होता, ये तो भैया उस समय ऋग वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की बात है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर आता है भैया चौथा विवाह, जिसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना शादी करना। बिना दहेज मतलब अगर मान लो मैं किसी कन्या से शादी करना चाहता हूं, नहीं भाई मैं नहीं करना चाह रहा, मेरी बीवी देख रही होगी तो मुझे पीटेगी। मान लो जैसे रजनीश है, रजनीश किसी कन्या से विवाह करना चाहता है और रजनीश कह रहा है कि भैया मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए और मुझे कन्या की कीमत के बिना, कन्या की कीमत मतलब पहले क्या होता था कि जैसे आज भी होता है, जिसकी शादी नहीं होती है तो वो कहीं जो गरीब लड़कियां हैं उनके पिता को रुपए वगैरह देकर उनकी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, तो कन्या की कीमत की मांग किए बिना उनसे शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है प्रजापत्य विवाह। क्या हो जाता है? प्रजापत्य विवाह। अब एक आ जाता है गंधर्व विवाह। यहां तक तो थे ये तारीफ वाले विवाह, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये है प्रशंसनीय विवाह। जैसे कि यहां पर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और भैया प्रजापात्य विवाह, ये प्रशंसनीय विवाह हो गए। और ये जो है ये गंधर्व विवाह, ये माता पिता की इच्छा के बिना वर और कन्या का गुप्त रूप से विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज, जिसको क्या बोलते हैं? लव मैरिज बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? लव मैरिज बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखना कि गंधर्व विवाह वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रचलित है, ठीक है जी, सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं कि माता पिता की इच्छा के बिना वर और कन्या का गुप्त रूप से विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है, ठीक है जी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए लिख लीजिए, हम बात करेंगे सर गंधर्व विवाह का मतलब हमें पता चला, प्रजापत्य विवाह का मतलब हमें पता चल गया, ठीक है। इनको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर, हाँ लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए। बहुत बढ़िया, चलिए लिख लेंगे यहाँ पर।
चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पर हमने लिख लिया। सुनील बेटे बहुत तेज नाक पर घूसा पड़ेगा, ये बहुत तेज नाक पर घूसा पड़ेगा। आगे बात करते हैं। अब ये 5 विवाह हो गए। यहां से भैया निंदनीय विवाह स्टार्ट हो रहे हैं। गंधर्व विवाह से हम निंदनीय विवाह पढ़ेंगे। गंधर्व विवाह से हम निंदनीय विवाह पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। एक है असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब होता है कि क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। मतलब असुर विवाह का मतलब है कि कोई पिता अपनी पुत्री का रुपए लेकर विवाह करता था, मतलब अपनी बेटी को बेच देता था कि भैया आप जो है मुझे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए दो और मेरी बेटी से शादी कर लो, आप ले जाओ मेरी बेटी को। तो वो होता है असुर विवाह, मतलब अपनी बेटी को बेच देना। क्या कर देना? बेच देना। ठीक है जी, हम लोग बात करेंगे कि भैया यहां पर क्या है, असुर विवाह। असुर विवाह में होता है कि बाय परचेसिंग द गर्ल द फादर ऑफ द गर्ल यूज्ड टू टेक द प्राइस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द ग्रूम एंड मैरी हर टू द ग्रूम। मतलब उस लड़की का विवाह लड़के के साथ करने के लिए पिता अपनी बेटी को बेच देता था। क्या कर देता था? बेच देता था। हाँ जी, इसको बोलते थे असुर विवाह। अब एक है भैया राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक या बलपूर्वता विवाह कर लेना। किडनैपिंग ऑफ अ गर्ल एंड मैरिंग हर फोर्सली। ऐसे हम बात करेंगे यदि किसी कन्या को उठा लाए, जबरदस्ती शादी कर दी। पहले क्या होता था, बिहार की अगर मैं बात करता हूं तो बिहार में भैया मधुबनी पड़ता है, बेगूसराय पड़ता है, आरा पड़ता है, छपरा पड़ता है। ये वो शहर है जहां पर जबरदस्ती लड़के को उठा कर लाते थे। मान लीजिए जैसे किसी की बारात गई, मान लीजिए रजनीश की बारात गई और मैं उसमें बाराती बन के गया और लड़की वालों को यदि मैं पसंद आया तो भैया मुझे उठाकर जबरदस्ती शादी कर देते थे, वही शादी कर देते थे। तो उसे कहा जाएगा राक्षस विवाह। हालांकि यहां पर लड़के को उठाया जा रहा था और यहां लड़कियों को किडनैप किया जाता था। कि राक्षस विवाह का मतलब है लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ जबरदस्ती शादी कर लेना, जबरदस्ती शादी कर लेना। ठीक है, वो कहलाता था राक्षस विवाह। क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। अब बात आती है भैया पेशाच विवाह की। पेशाच विवाह क्या होता है? कन्या को भगाकर विवाह करना, जब वह अपनी चेतना में ना हो तब उसका हरण, सोते हुए नशे में मानसिक विक्षिप्त रूप में उससे शादी करना। मान लीजिए पेशाच विवाह का मतलब है जब किसी लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप या उसके साथ इंटीमेशन कर किया जाए और फिर उससे कहा जाए कि अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तू मुझसे शादी कर ले। तो इसे कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में पेशाच विवाह। क्या कहा जाता था? पेशाच विवाह कहा जाता था। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, इसको अच्छे से पढ़ा होगा। और ये एनसीईआरटी है, बहुत सारी किताबों में ये अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। इनकी अलग अलग डेफिनेशन बहुत सारे किताबों में अलग अलग दी हुई है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है किसी अन्य किताब में कुछ और दिया हो, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में ये लिखवाया हुआ है। ठीक है, राक्षस विवाह का मतलब है कि कन्या का अपहरण कर लिया। अब अपहरण का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कमजोर राजा है, कोई बहुत कमजोर राजा और किसी शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया। अब मैं कमजोर राजा हूं, ये शक्तिशाली राजा है। रजनी जब शक्तिशाली राजा है और मैं कमजोर राजा हूं, रजनी से मेरे ऊपर हमला किया और मेरी जो बेटी है उसको ये किडनैप करके ले गए, ये किडनैप करके ले गए। उसे हमने क्या कहा है कि कन्या का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? कन्या का अपहरण कर लिया, उसको किडनैप कर लिया। ठीक है, हाँ जी, यहां पर आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इनको जल्दी से आप नोट डाउन करिएगा, जल्दी जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे लाडलो, इनको आप लोग पढ़िए जल्दी से। आगे बात करते हैं। लिखने के बाद थंब जरूर करना ताकि मैं आगे चल पाऊं। चलिए,
बाल विवाह का यहां जिक्र ही नहीं हुआ है, बाल विवाह का यहां जिक्र ही नहीं हुआ है मोनू। अखिल, पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह। ओहो, जब किसी राजा के ऊपर हमला कर दिया और वो हार गया, उसकी कन्या का अपहरण कर लिया, तो वो विवाह क्या हो जाएगा? राक्षस विवाह ही तो कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भैया, 3 ऋण की बात हो रही है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। 3 प्रकार के ऋण, ऋण मतलब होता है टैक्स, टैक्स या कर, कि भाई कर है। एक पितृ ऋण, पितृ ऋण का मतलब क्या होता है? पितृ ऋण का मतलब होता है कि पुत्र प्राप्त करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। जैसे मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा अविरल है, मैं पितृ ऋण से मुक्त हो चुका हूं। अब रजनीश है, रजनीश की कोई संतान नहीं है क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई, तो अभी ये पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। जब इनकी शादी होगी, इन्हें पुत्र प्राप्त होगा, तब ये इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। एक होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता है सन्यासियों द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराए जाते हैं और उनके पास जब हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जैसे गुरुकुल होता था कि गुरुकुल में ऋषियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था, तब इस ऋण से मुक्त हो सकते थे। मान लीजिए मेरा बच्चा जन्म लिया, मेरे बेटे ने जन्म लिया, मैं पितृ ऋण से मुक्त हुआ। अब मैंने अपने बेटे को ऋषियों के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया, अब तो स्कूलों में भेजा जाता है, तो मैं इस ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद देव ऋण। देव ऋण का मतलब है कि कथा, हवन, देवी अनुष्ठान के द्वारा इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, देव ऋण का मतलब है कि कथा, हवन वगैरह कराए जाने से। ऋषि ऋण का मतलब है कि ऋषियों द्वारा भैया धार्मिक अनुष्ठान अपनी संतानों को उनके पास भेजकर इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण का मतलब पुत्र प्राप्ति। चलिए आगे बात करेंगे कि जैसे ऋग्वेद में इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन अब प्रजापति मतलब सृजन के देवता, और प्रजापति ब्रह्मदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रह्मदेव को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने ही दुनिया का सृजन किया है, सर्वोच्च स्थान दिया गया। पहले ऋग्वेद में सर्वोच्च स्थान किसको मिला हुआ था? इंद्र को। इंद्र प्रमुख देवता थे, इंद्र प्रमुख देवता थे। ठीक है, इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए, और प्रजापति को ब्रह्मदेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सृजन के देवता हैं, गॉड ऑफ क्रिएशन, जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है। जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है वो कौन है? ब्रह्मदेव हैं। अब ब्रह्मदेव के अलावा 2 प्रमुख अन्य देवता थे, एक रुद्र थे, रुद्र जो पशुओं के देवता कहलाए, और पशुओं के देवता भगवान शिव को कहते हैं। पशुओं के देवता भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं प्रमुख देवता। पशुओं के देवता पशुपति शिव को कहा जाता है, रुद्र। और रुद्र कौन थे? भगवान शिव। विष्णु कौन है? लोगों के पालक हैं। जब लोगों पर कोई संकट आता है तो भगवान विष्णु ही बचाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब कभी राक्षस देवताओं को मारते थे तो राक्षसों को हराने के लिए कभी कभी भगवान विष्णु महिलाओं का भी रूप धारण करते, जैसे मोहिनी का रूप धारण कर लिया था। जब विष बांटा जा रहा था तो मोहिनी ने ही विष पिलाया था, अमृत पिलाया था देवताओं को, विष तो भगवान शिव ने पी लिया था। चलिए यहां तक आप लिखेंगे। नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन। चलिए मृदुल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुल यादव कह रहे सर नोट्स की राइटिंग बहुत खराब है, ये इसका फोटो लेना, एक भेजना। जो बच्चा नोट्स बना रहा है, लाइव ही देख रहा होगा वो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, इन बच्चों को समस्या नहीं हो, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्पेस दीजिए नोट्स बनाते समय। ठीक है, नोट्स बनाते समय स्पेस दीजिए, क्योंकि आप क्लास देख रहे हैं तो इनको जो है पूरा प्रॉपर तरीके से स्पेस देकर लिखे ताकि इन बच्चों को समझ में आए। ठीक है भैया। चलिए सुनील जी, हम कल 11 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे भैया। कल मिलना जरूर आप लोग वहां पर, कल मिलना जरूर। जो भी राजस्थान से हो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पर जरूर मिलना। ठीक है, चलिए।
लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। ये जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। लिख लिया कि 3 ऋण थे। पितृ ऋण का मतलब है कि पुत्र प्राप्त करने के बाद, पुत्र प्राप्त चलिए लिख लिया जी आप लोगों ने यहां पर, आप लोगों ने यहां पर लिख लिया होगा। चलिए हाँ जी, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि भैया इस काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, महाभारत और रामायण। रामायण जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और संस्कृत भाषा में इसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी, किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है भैया, कौन कौन भैया बता सकते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे, जल्दी से बता दो, आप क्या कहोगे? चलिए प्राचीन नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, प्राचीन नाम जय संहिता, और फिर इसे बनाया महाभारत। अब ऋग्वेद पढ़ने वाला, यहां पर वेद है, ये वेद है, और ये पढ़ने वाला, पढ़ने वाला मतलब रीडर, पढ़ने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीडर। कि जो रीड करता है, रीडर होता है, उसे क्या कहा जाता है? जैसे ऋग्वेद पढ़ने वाला होत्र कहलाता है, सामवेद पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है, यजुर्वेद पढ़ने वाला अर्धवयु कहलाता है, अथर्ववेद कहने वाला ब्रह्म कहलाता है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि होत्र पढ़ने वाला क्या कहलाता है। कि भैया होत्र कौन होता है? होत्र को होता भी कहा जाता है, होत्र या होता। सामवेद भैया उद्गाता कहा जाता है। सामवेद बेटा संगीत से संबंधित है, सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे सर, हम बात करेंगे सारी चीजों पर। बताइए मुझे जल्दी से कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? जल्दी से बता देंगे, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होगा? कौन कौन बच्चे बताएंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा भैया। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर ही बता दूंगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक तरफ वेद और एक तरफ उनके उपवेद। ये वेद हो गए और ये उपवेद हो गए। क्या हो गए? वेद और उपवेद। ठीक है जी, वेद जैसे कि ऋग्वेद है, क्या है? ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद होगा। क्या होगा? आयुर्वेद होगा। आप कहेंगे ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का अगर पूछा जाए, यजुर्वेद का आप कहेंगे सर यजुर्वेद का उपवेद कौन सा होगा? आप कहेंगे धनुर्वेद। क्या होगा जी? धनुर्वेद। यहां पर आप पढ़ना कि धनुर्वेद किसका उपवेद है?
यजुर्वेद का। आगे बात करते हैं सामवेद का। सामवेद का बेटा यहाँ पूछ लेगा, सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो आप कहेंगे गंधर्व वेद। कौन सा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ठीक है जी, गंधर्व वेद। ये आप लोग लिख लेना कि क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा। अथर्ववेद का बेटा पूछा जाए भैया माय डियर, अगर यहाँ पर अथर्ववेद का पूछा जाए, अथर्ववेद कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा होगा? आप कहेंगे शिल्प वेद। कौन सा? शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद को जादू टोनों से संबंधित बताया गया है। किससे? जादू टोना। ये किससे संबंधित है? ये जादू टोना से संबंधित है। और इसमें सभा और समिति को, सभा और समिति, ठीक है, सभा एवं समिति, समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। किसका? प्रजापति की दो पुत्री बताई गई हैं, दो पुत्री बताई गई हैं, ठीक है, पुत्री बताई हैं, ठीक है भैया, पुत्री बताई हैं। चलिए ये आप लोग लिख लेंगे, ये सारी चीजें लिख लेंगे। अच्छा, सामवेद का जो संबंध है, इसका संबंध संगीत से है। किससे है? संगीत से है, ठीक है, किससे है? संगीत से। और ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह से है। किससे? अनुष्ठान वगैरह से। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का जो संबंध है, ऋग्वेद ये यजुर्वेद, इसका संबंध किससे? अनुष्ठान वगैरह से, अनुष्ठान वगैरह से। और ऋग्वेद का संबंध किससे होगा? भजन वगैरह से। किससे? भजन वगैरह से संबंध होगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग जरूर लिखिएगा। ये आप लोगों ने लिख ली होंगी, जिसने नहीं लिखी है प्लीज ये भी आप लोग लिख लीजिए, ये भी आप लोग लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलिए मुझे बता दीजिए इतना आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उपवेद का मतलब होता है, उपवेद का मतलब होता है, जैसे वेद है, ऋग्वेद से ही उसका एक सब पार्ट बना दिया, तो ये सब पार्ट है। ऋग्वेद का सब पार्ट है आयुर्वेद, यजुर्वेद का सब पार्ट है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का आप लोग यहाँ पर बता देंगे, अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्प वेद। क्या हो जाएगा जी? शिल्प वेद, ठीक है जी, ये आप लोग भी लिख लेंगे। अच्छा, आयुर्वेद को जीवन काल का कहा जाता है, इसे जीवन काल का वेद कहा जाता है। आयुर्वेद को क्या कहा जाता है? जीवन काल का वेद कहा जाता है, जीवन काल का वेद कहा जाता है, ठीक है, ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूं, एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है जी, लिख लेंगे। इसे जीवन का वेद या जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीवन का विज्ञान या वेद भी कह सकते हैं, जीवन का विज्ञान या जीवन का वेद भी कहते हैं। चलिए लिख लिया होगा यहां तक। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये जस्ट अभी हमने लिखा है, अभी जस्ट हमने लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आप कहेंगे सर अथर्ववेद, इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है जी? चलिए, हाँ जी, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो आप लोग क्या क्या बच्चे यहाँ पर बताएंगे?
चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए भैया इसका सही आंसर क्या है। चलिए अगर बात करेंगे आयुर्वेद, हालांकि ये किसका है आयुर्वेद, तो आप कहेंगे सर ये ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन ये जीवन का विज्ञान है, इसका उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? देखिए वैदिक युग में ये हमने नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं बता देता हूं कि वंश परंपरागत राजतंत्र को ही वैदिक युग में सबसे प्रचलित माना जाता था। क्या माना जाता था जी? सबसे प्रचलित माना जाता था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग भैया इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ये सारी चीजें हैं हमने यहाँ पर पढ़ लिया। हालांकि ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ ध्यान रखना कि ये उपवेद किसका है। अगर इसमें पूछा जाए कि ये उपवेद किसका है, तो उपवेद है ऋग्वेद का। उपवेद किसका है? ऋग्वेद का। ठीक है, उपवेद ऋग्वेद का है, लेकिन आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, क्योंकि जादू टोनों से संबंधित था ना, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।